सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर आए व्याकरण और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना हमें सिखाती है। व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना जान पाते हैं। व्याकरण शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाती है। व्याकरण शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना ही व्याकरण है। अब व्याकरण के हम कर देते हैं टुकड़े टुकड़े। बी प्लस आंग प्लस करण। हमने इसको भागों में बांट दिया है, यानी व्याकरण शब्द लिखा जाएगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, बी प्लस आंग प्लस करण। बी इसमें उपसर्ग है और बी आंग प्लस करण, इसका शुद्ध रूप हुआ व्याकरण। और एक शब्द का नाम है वैयाकरण। वैयाकरण, वैयाकरण आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा, लेकिन आप पहचानते नहीं होंगे। व्याकरण, वैयाकरण कहते किसे हैं? वैयाकरण होता क्या है, यानी वैयाकरण होता क्या है, व्याकरण किसको कहते हैं? तो व्याकरण जो व्याकरण को जानता है, को जानता है उसको वैयाकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण को जानने वाला, अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करने वाला वैयाकरण कहलाता है। कभी कभी प्रश्न बहुत आ जाता है, कई बार परीक्षा में आ गया है कि वैयाकरण क्या है। तो वैयाकरण एक शब्दांश है, व्याकरण को जानने वाला। वैयाकरण व्याकरण को जानने वाले का नाम है। आगे चलते हैं हम। अब पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला सबसे पहले आती है इसमें वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह, यानी कि वर्णों को क्रम से लिखा जाना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को सही ढंग से, सही रूप देने से जो लिखा जाता है वो वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला अब देखिए, वर्णमाला भाषा की सबसे, मतलब हमने जो मुंह से बोला, जो हमारे मुंह से शब्द निकला, जो हमने अपने मुंह से बोला, वो हमारी भाषा है। और भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो हमारे मुंह से निकली है, वो हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। क्योंकि ध्वनि से ही अक्षर बनता है। हम जो बोलते हैं सबसे छोटी इकाई ध्वनि है।
यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। मैं मानूं अगर मैंने बोला, मैंने अपने मुंह से कुछ बोला तो मेरे मुंह से कुछ शब्द निकला तो मतलब ध्वनि के रूप में प्रदर्शित हुआ, मैंने उसको जो बोला वो ध्वनि है। अगर हम उसको लिख दें, हम उसको मतलब उसे अपने पेन से हम उसको कुछ लिख दें तब हुआ वो वर्ण। भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि जो हमने हमारे मुंह से ध्वनि निकली, हमने जो भी कुछ बोला तो वो तो ध्वनि हुई। अगर जो हमने उसको लिख दिया वो हमारा वर्ण हुआ। अब जैसे ही मैंने बोला का, या फिर मैंने बोला आ, या फिर मैंने बोली ई, तो ये क्या हुआ? ध्वनि हुई। जो मेरे मुंह से निकली है अभी तो वो ध्वनि हुई। अगर मैं उसको लिख दूं का या फिर आ या फिर ई, ये क्या हुई? ये लिखित, अगर इसका लिखित रूप है तो ये वर्ण है, मुख से बोला गया। मुख से बोला गया अक्षर ध्वनि है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, ये ध्वनि मतलब कभी कभी समझ लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या फिर वर्ण है। इस बात में बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको समझाया और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे, क्योंकि भाषा अगर जब हम बोलते हैं तो वो ध्वनि है, तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई पहले ध्वनि हुई। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। अब आपको इसका अंतर समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप समझ गए होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। अब वर्ण हम कहते किसे हैं? वर्ण कहते हैं हम, वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं हम वर्ण को। ध्वनि का सिर्फ प्रयोग बोलने या लिखने या मतलब सुनने में ही किया जाता है। ध्वनि का प्रयोग मौखिक तरह से बोलने में किया जाता है। और हम पढ़ेंगे वर्णमाला। मैंने आपको बताया अभी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को सही ढंग से लिखने का ढंग ही वर्णमाला है। अब सबसे पहले आते हैं हम स्वर में, यानी कैसे आ ई उ री, ए आई ओ औ अंग और आ, ये सब हुए सभी स्वर। ये सभी स्वर हुए। स्वर कहते किसे हैं?
स्वर जो बिना किसी अवरोध के या फिर अपने आप में स्वतंत्र हो वो स्वर कहलाते हैं। यानी इसमें किसी का भी अवरोध पैदा नहीं होता है और अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो परतंत्र नहीं होते हैं, वो किसी के द्वारा आपस में मेल नहीं खाते हैं, वो अपने ही रूप का अलग स्वरूप होते हैं। यानी अपने आप में वो स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप से ही वो अक्षर बना लेते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लत तीनों प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व इनकी एक मात्रा होती है, इनकी एक मात्रा, यानी कि इनको एक मात्रिक भी बोला जा सकता है, और इनकी 2 मात्रा होती है। दो मात्रा होती है और ये 3 मात्रा वाला आता है। यानी कि ह्रस्व स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुत को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। यानी इसमें तिगुना समय लगता है, इसमें दुगुना समय लगता है। इसे एक मात्रिक बोला जा सकता है, इसे द्विमात्रिक बोला जा सकता है, त्रिमात्रिक। यानी कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। इसमें एक मात्रा का समय, इसमें 2 मात्रा का समय, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। अब इसमें हमें पहचानने कौन से दीर्घ थे और कौन से ह्रस्व थे और कौन से प्लुत थे। इसमें आ और ई और उ और री, ये सब तो थे ह्रस्व। ये ह्रस्व स्वर हैं और आ और ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। ये सभी दीर्घ स्वर हैं और प्लुत स्वर होते हैं ओम, ओम जिसको बोला जाए वहाँ तिगना समय लग रहा। देखिए हमने आ बोला तो थोड़ा समय लगा, आहा बोला हमने आ बोला तो दुगना समय लगा, और हम बोलेंगे ओम तो तिगना समय लग रहा है। इसलिए ये 3 मात्रा वाला है, ये 1 मात्रा, ये 2 मात्रा, ये 3 मात्रा, तो हम इसको प्लुत बोलेंगे। समझ आया? हम इसको ओम, अगर इसमें 3 मात्रा वाला ये वाला लगा आ रहा है कहीं भी तो हम इसको प्लुत वाला माना जाएगा, इसको 3 मात्रा वाला माना जाएगा इसको।
और हिंदी हिंदी में मात्रा की संख्या 10 होती है। स्वरों की कुल संख्या अगर पूछा जाए, ये जो 2 अक्षर हैं ये अयोगवाह हैं। अगर पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है, 11 स्वर हैं। अगर पूछ लिया जाए स्वरों की कुल संख्या कितनी है, कि कुल संख्या 13 है। क्योंकि ये दोनों अयोगवाह हैं, कुछ इनको नहीं मानते हैं, तो इसलिए अयोगवाह हैं, इसलिए इनको स्वरों में नहीं गिना जाता है। अगर पूछ ले स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। अगर स्वरों की कुल संख्या तो 13 है। और पूछ ले जाए स्वरों में मात्राओं की संख्या कितनी है, स्वरों में मात्रा की संख्या कितनी है, की संख्या कितनी है, तो मात्राओं की संख्या 10 है। क्योंकि इसमें आ की मात्रा नहीं गिनी जाती, इसमें आ की मात्रा नहीं गिनी जाती, इसलिए स्वरों में मात्रा की संख्या 10 है। अब चलते हैं हम आगे। व्यंजन। व्यंजन जो दूसरे की सहायता से लिखे जाएं, की सहायता से लिखे जाएं, अक्षर ही व्यंजन हैं। यानी कि स्वरों की सहायता से या स्वरों की सहायता से लिखे जाने वाले वर्ण व्यंजन हैं। व्यंजन का दूसरा नाम हल है, का दूसरा नाम हल है, और स्वरों का दूसरा नाम आछ है, व्यंजन का दूसरा नाम हल है। ये आधे होते हैं, ये आधे अक्षर होते हैं। स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। जैसे क्या हमने लिखा का, ये पूरा नहीं है क्योंकि इसमें का बोल रहे हैं हम, तो का में निकल रही है आ की आवाज़, तो इसलिए पूरा नहीं है। तो का आ प्लस का मिलके बना है ये का, तो इसलिए क्या हुआ, ये आधा हुआ का, इसलिए स्वर की सहायता से इसमें स्वर मिला, तभी ये का बना। इसलिए व्यंजन हमेशा आधे होते हैं और इनको हल नाम से जाना जाता है।
देखिए मैंने लिखा व्यंजन का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा और मा। यानी कि का से लेकर माँ तक हुई स्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या कैसे हुई? 25 हुई, क्योंकि एक वर्ग में 5 अक्षर हैं, इसलिए 5 पंजे 25 हुई। इनकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हुई। यानी कि का से लेकर माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन हुए, क्योंकि हर प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग ये क्या होता है, तो इससे आप जान लें। जो क वर्ग में आने वाले अक्षर हैं वो क वर्ग बोले जाते हैं। जो चा वर्ग में आने वाले अक्षर हैं वो चा वर्ग बोले जाते हैं। और जो टा वर्ग में आने वाले अक्षर हैं वो ट वर्ग बोले जाते हैं। और जो त वर्ग में स्थान आने वाले हैं वो त वर्ग बोले जाते हैं। और जो प वर्ग में आने वाले हैं वो प वर्ग बोले जाते हैं। यानी बच्चे अच्छे से समझ लें, जो का वर्ग में आ रहे हैं वर्ण वो सब क वर्ग में आएंगे, उन्हें क वर्ग बोला जाएगा। और जो चा वर्ग में आते हैं उन्हें च वर्ग बोला जाएगा। और जो टा वर्ग में आते हैं उन्हें ट वर्ग बोला जाएगा। और जो ता वर्ग में आते हैं उन्हें त वर्ग बोला जाएगा। और जब पा वर्ग में आते हैं उन्हें पा वर्ग बोला जाएगा। ये हमारा चा वर्ग, क वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग पूरे हुए। यानी कि इनकी संख्या हुई 25। और ये स्पर्श व्यंजनों के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि स्पर्श इनको बोलने से, जो हमने बोला का, जो हमने बोला खा, जो हमने बोला गा, जो हमने बोला घा, तो इनको बोलने से जो हमारी जीभ तालू से टकरा रही है, या फिर दांत से टकरा रही है, या फिर अंतःस्थ से टकरा रही है, जो अंदर के गले से हमारी आवाज़ निकल रही है, कि हमारी जीभ किस जगह से टकरा रही है, तो ये हमें स्पर्श इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी जीभ जिस जगह को छू रही है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। या, रा, ला और वा, ये सभी अंत्यस्थ व्यंजन हैं। ये सभी अंत्यस्थ व्यंजन हैं। और या और वा ये दोनों अर्धस्वर हैं। अर्धस्वर क्यों कहा गया है इनको? या और वा, हमारी जो जीभ जहाँ लग रही है वो आधी लग रही है, पूरी नहीं लग रही है। वाह वाह हमने होठों से बोला वाह, मतलब हमारे होठ पूरी तरह से मिले नहीं, इसलिए हम आधे आधे मिले, तो इसलिए वाह वाह बोलने में हमारे होठ आधे मिले, इसलिए यह अर्धस्वर हुआ। और या हमने बोला तो हमारे ना तो जीभ पूरी तरह से मिली ना होठ पूरी तरह से मिले, इसलिए ये आधा हुआ। ये दोनों आधे स्वर इसलिए माने जाते हैं अर्धस्वर। उसमें व्यंजन सा, शा, सा और हा, देखिए इनको बोले उस व्यंजन क्यों कहा गया, उस व्यंजन कहते कैसे हैं हम ये जानते हैं। बहुत बच्चों को ये नहीं पता है उस व्यंजन, इनको तो जानते हैं ये उस व्यंजन है, लेकिन क्यों कहते हैं इनको उस व्यंजन, इसका कारण क्या है, इसका जानने का प्रयत्न क्या है।
सा और शा। देखिए हमने जो इनको बोला है, हमारी आवाज़ जो एक तरह से संघर्ष कर रही है, हमारी आवाज़ जो मतलब अंदर से अंदर संघर्ष मतलब तेज़ी से बोलने की चाहत कर रही है, तो इसलिए इनको उष्ण व्यंजन बोला गया है। इसलिए संघर्षी व्यंजन इनको कह सकते हैं हम, संघर्षी व्यंजन। यानी कि हमारी आवाज़ जो अंदर से संघर्ष कर रही है, ऊष्म ऊष्म हमारी आवाज़ अंदर ही अंदर ऊष्म की तरह वो निकल रही है, तो ये इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहे गए हैं। छा, त्रा, ज्ञा और शा, ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं। ये सभी संयुक्त व्यंजन है। अब इनका भी संयुक्त व्यंजन होने का क्या कारण है, इनकी क्या वजह है जो इनको संयुक्त व्यंजन बोला गया है? इनकी भी एक वजह है, इनको क्योंकि सा जो छा बोला गया है, ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, ये का और सा, तो मिलकर बना ये छा। का और शा से मिलकर बना छा, और ता और रा से मिलकर बना त्रा। और यानी कि संयुक्त व्यंजन। अब आती है आगत व्यंजन यानी द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन ये दोनों द्विगुण व्यंजन में आते हैं। सॉरी मैंने व्याकरण मिटा दिया इनको। अब देखिए व्यंजनों की संख्या को, व्यंजनों की संख्या हुई हमारी सारी 33। व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाती है कितनी है, तो व्यंजनों की संख्या 33 है। अब इसी प्रकार वर्णमाला के कुल अक्षरों की संख्या कितनी हुई? वर्णमाला में अक्षरों की संख्या हुई 52। अक्षरों की संख्या हुई 52। क्यों? हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि जो कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, पवर्ग और पवर्ग ये सब थे 25 वर्ग। कहाँ से लेकर माँ तक, लेकर माँ तक 25, और ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन ये 4 थे, तो इनके ये हुए 8, और स्वर थे हमारे 11, सॉरी 13 स्वर थे 13। इन सबको मिलाकर व्यंजन हुए हमारे 52। यानी सब
सबको जोड़कर हमारी अक्षर वर्णमाला में जो अक्षर वर्णों के जो अक्षर हैं वो हुए हमारे 52। मूल स्वर जो होते हैं, मूल दीर्घ स्वर, उसमें 3 मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 आ, ई और ऊ, यानी कि इसमें मूल दीर्घ स्वर की जो संख्या थी इसमें 3 थी। और संयुक्त स्वर, जो संयुक्त स्वर थे स्वरों की संख्या 4 थी। ए, आई, ओ और ओ, क्योंकि ये सब संयुक्त स्वर हैं, इनकी संख्या 4 है। आ, ए बना है आ और प्लस ई मिलकर, और ए बना है आ प्लस ए बना है ए बना है ए मिलकर, और मिला है बना है आ प्लस ओ मिलकर ओ, और आ बना है ओ बना है ओ मिलकर, आ प्लस ऊ तो ये बना ओ, आ प्लस ऊ तो मिलकर बना ओ, यानी इसलिए ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट के द्वारा मुझे बताइए, ताकि मैं आगे से और अच्छा कर सकूं और अच्छे से ज्ञान लेके आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।